आप लोगों ने, हाँ जी, आप लोगों ने जो सबसे पहला काम किया है ना, इस एरिया में कहीं भी नहीं हुआ है ये अंकल जी कि जहां कागजों के दम पे किसी ने लड़ाई लड़ी हो। पंजाब में क्या हुआ था 2021 में, और इधर मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि उन्होंने पूरे के पूरे टावर को आग लगा दी। उन बेचारा ने बेरा कौन था, और कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, तो लोगों ने दुखी हो गए टावरे फूक दिया, नीचे वाली मशीन और बाकी की सारी बकवास। उनको इतना ही आवे था करना। कई जगह पे उन्होंने क्या किया, जो अंडरग्राउंड इनकी वो बिछरी थी, जो फाइबर वाली जियो वाले, वो उखाड़ दी या उनको नहीं लगाने दिया। कई जगह पे उन्होंने खड़े होकर के विरोध कर लिया। लेकिन जो ये विरोध है ना, जो खड़े होकर के विरोध करने वाला बिना कागजों के, ये विरोध लंबे समय तक नहीं चलेगा। कागज का विरोध लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि वो एक बार दर्ज हो गया तो जिंदगी भर के लिए दर्ज हो गया, चाहे उसका कोई समाधान हो चाहे ना हो। न्यू कह देंगे भाई इस मोहल्ले ने कद एप्लीकेशन लिख के दी थी, बाद में ले लेंगे, आप दिन दे रहो, पीछे दिन दे रहो, इधर नहीं जरूरत है चाय वाय की। आप अब क्या हुआ, आपने कागजों में विरोध कर लिया, लेकिन आपको अभी इस लड़ाई को शुरुआत है, ये समझो कि आपने शुरू कर दिया है, अरे पूरे भारत में इसकी आग मतलब तेज होने वाली है। पहला बिंदु एक जो आपको अगली एप्लीकेशन में जोड़ना है, वो ये जोड़ना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने 5G को एयरपोर्ट के आसपास बैन क्यों किया हुआ है, पायलट्स ने क्यों किया था, इसका एक बार पता तो चल जाए हम लोगों को। दूसरा, 2010 के बाद भारत में इस बात की कोई रिसर्च नहीं हुई कि रेडिएशन का हमारे शरीर पे क्या असर होता है। रेडिएशन मतलब किरणों का। 2010 में जो रिसर्च आई थी वो 2G पे थी, उसके बाद 3G आ लिया, 4G आ लिया, अभी 5G आने लग रहा है। 5G के बारे में ये कहा जाता है कि ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है। अगर इसके हेल्थ पे क्या असर पड़ने वाले हैं, अगर उसको साफ साफ बोल दिया जाए तो इनकी तो वीडियोज ही उठ जाएंगी। इस पे आप चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपने, क्योंकि आप साइंटिस्ट नहीं, मैं भी साइंटिस्ट नहीं, मेरी कही हुई बात, अब हालांकि हम लोगों को मालूम है कि इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन यदि हम कहेंगे तो सरकार 1 मिनट में ये कह देगी कि भाई तुम कौन होते हो कहने वाले। तो हम सरकार को यह आदेश देते हैं, देश की जनता होने के नाते, देश के मालिक होने के नाते, कि आप इस बात की जांच करो, पहले न्यायिक तरीके से आप इस बात की रिसर्च करो किसी अथॉरिटी पे, इंडिपेंडेंट एजेंसी से, कि रेडिएशंस का जीवों के जीवन पर, मानव मस्तिष्क पर और मानव शरीर पर क्या असर होता है, और उसके बाद जब उसकी फाइंडिंग आ जाती है उसके बाद हम अलाउ कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको इंटरनेट तेज देना है तो आप फाइबर में दे दो ना। 4G में जितनी तेज आया कर दी, अब उन्होंने क्या किया, 5G लॉन्च करना है इसलिए 4G की स्पीड कम कर देंगे, तो ताकि लोग खुद ही मांगेंगे। हमारा नौजवान को पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या खेल चल रहा है। ये तो इस चीज के ऊपर आ गया। दूसरा, आपको 2-3 चीजें और समझनी पड़ेंगी, जो पूरे समाज के ऊपर संकट कैसा आया हुआ है, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं। अभी आप लोगों को सरकारों ने पिछले 3 साल में कुछ ऐसे फरमान जारी कर दिए जो आपको मालूम था कि गलत हैं, और फिर भी आपको वो मानने पड़े। क्यों मानने पड़े? क्योंकि सरकार का फरमान यह था कि यदि आपने सरकार की बात नहीं मानी तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, आपका राशन बंद कर दिया जाएगा, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप स्कूल में नहीं जा पाओगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे, नौकरी नहीं कर पाओगे, हाजिरी नहीं लगा पाओगे। कहने का मतलब, रेल में चढ़ना हो, बस में चढ़ना हो, सचिवालय की एंट्री बैन करनी हो, सब जगह एंट्रियां बैन करी। यहां तक कि अस्पताल में कोई इलाज करने जाते थे तो वहां भी ये चेक करते थे, पहले हम सर्टिफिकेट दिखा, दोनों लुआ रखी कि नहीं लुआ रखी। सरकार ने यह नहीं कहा कि आप लोग स्वस्थ रहोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। सरकार ने आपके पेट के साथ जोड़ दी चीजें।
जब आदमी के पेट पे आ जाती है ना, भूख पे आ जाती है, तो आदमी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, रोटी खानी है तो इसके तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये काम सरकार ने किया। अब उसमें क्या हुआ, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं कहता तो लगभग 40% लोगों ने तो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए। ये देश बचा हुआ इसलिए है, जहां जहां असली लगे हुए हैं ना देशों में, हाँ वहां आंकड़ा बड़ा है, ब्रेन एमरेज का, लकवे का, कैंसर का, शरीर दुखन का, एलर्जी का, आँखों की रोशनी जान का, याददाश्त जान का, गोडे दुखन का, लेडीज़ में बहुत दिक्कत आने लग रही, उन सारी समस्याओं में पूरी दुनिया में, भारत में बहुत कम इसलिए क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, इंदिरा गांधी कहा करती। उस भ्रष्टाचार ने बचा लिया। वहाँ अगर यहाँ ईमानदारी से सबको लगाए जाते ना, सब ने लगवा लिए होते तो घनी दुनिया लंबी हो गए। अब सरकार ने सोचा कि ये काबू नहीं आए लोग, इनको काबू करने का दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। तो इन्होंने आपके सारे कागज आधार के साथ जोड़ने शुरू कर दिए। आपका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मकान के कागज, ज़मीन के कागज, बैंक अकाउंट, ITR, पैन नंबर, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन और जितनी चीज़ दुनिया जान की है वह सारी पासपोर्ट समेत जोड़ दी आपके आधार के साथ। अब ये गैस के कनेक्शन आपके यहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है, अभी तो सिलेंडर ले आओ हो, तो अब पाइपलाइन बिछ गई, इसको भी आधार के साथ जोड़ दिया। पानी वाला भी चिप वाले मीटर लगेंगे, अगर नहीं लगे हैं तो ठीक है, लगे नहीं है तो लगेंगे वो चिप वाले। अब आपका कनेक्शन काटने के लिए पहले की तरह उनको आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आने की जरूरत नहीं है। अभी आपने क्या किया, आपके मोहल्ले में आए थे तो आप विरोध कर पाए। अगर आपके मोहल्ले में ना आना पड़ा, उनने उड़ते बैठे बैठे कनेक्शन काट दें तो अभी तो ये संख्या बढ़ गई, हमने आवाज उठाई तो लोग बाग इकट्ठे हो गए। लेकिन अगर लोग बागों को इकट्ठे होने का मौका ही ना दें तो, मान लो आप जाओ सचिवालय में कोई काम लेकर, आपको बोलेगा बाबू आधार दिखाओ, आधार नंबर दे, आधार नंबर आपने दिखाया, अरे तीसरी नहीं लुआ रखी तने, अगर ना भाई लुआ का पहले, इतने कौन चलता कुछ भी, ना गैस चल रहा, ना पानी आवे, ना बिजली चल रहा, ना कुछ और, आधार की गेल जितनी चीज सेवा जुड़ रही सारी बंद, ना बैंक में तो पैसा मिले ना कुछ, क्योंकि एक बटन लग गया ना उनका। दो पहला तीसरी लुआ के ला, ये बाओगे उसे आंगनबाड़ी वाली दो रहे जिस पर पहले लगवाए थे, वह कहोगी ईब को नहीं बनते जी, तो लुआना पड़ेगा। ईब सर्टिफिकेट कौन बना पहले की डाल, फिर क्या करोगे, कह तो अपना शरीर सौंपना पड़ेगा। लड़ोगे तो किसके भरोसे लड़ोगे, आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए, वो डिजिटल हो लिया है, वो बैंक में पैसा नहीं, आपकी जेब में पैसा नहीं, आपके उसमें क्या नाम पड़ोस में पैसा नहीं बच रहा, सोचे कि चलो थोड़ा अनाज बेच लेंगे, देखे तो किसान के पास अनाज भी नहीं। क्यों? क्योंकि किसान का बीज जो है इस टाइम मार्केट के ऊपर आधारित है, किसान के पास अपना बीज नहीं बच रहा। अगर उसको बांझ बीज दे दोगे तो औलाद बांझ और नपुंसक हो जाएगी, अगर बीमार बीज दोगे तो फसल बीमार तो खाने वाला बीमार। क्यों जी, आपके पास बचा नहीं कुछ भी। अब आप कहोगे हम तो गोसे जला लेंगे, हम तो लकड़ी में रोटी बना लेंगे, कोई बात नहीं, ना दो गैस, लेकिन पता चला हमारे पास तो डांगरे को नहीं, जंगल नहीं, लकड़ी के लिए जंगल चाहिए वो नहीं छोड़े, और गोस्सा खाते डांगर चाहिए वह भी नहीं, ऑनलाइन मंगाओगे फिर गोस्से। और उसके बाद जब गोस्से मिल भी गए, चलो गाम राम का हिसाब किताब है, अपन मिल भी गए, तो सरकार आज से 2 साल पहले एक कानून लेके आई थी जिसमें था प्रदूषण फैलाने के लिए 1 करोड़ रुपए जुर्माना। याद है ना, पराली जलाने पे, उसमें गोस्से और लकड़ी जलाने पे भी था, जंगल में आग लगाने पे भी 1 करोड़ जुर्माना था। उस टाइम तो किसानों ने विरोध किया, वापस ले लिया। इब जुड़ से किसानों ने विरोध किया हुआ तो जाके पंजाब में चुनाव लड़ लिए, मैं तो नेता बन गए। इब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? तो इब अगली बार जब कुछ जलाओगे, जलाने से पहले जो ग्रैप वाला जो कानून है जो एनजीटी ने बना रखा है, उसके मुताबिक आप कितना जुर्माना दोगे ये आपको भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता?
क्योंकि अब आपका जुर्माना आपसे वसूल नहीं करेंगे, आपका आधार कार्ड इनके पास है, आपके खाते में तो अपने आप कट जाएंगे। जैसे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट देख के आपके खाते में से अपने आप चालान कट जाएगा। आप बाहर निकलोगे, लॉकडाउन का चालान ही आपसे वसूला नहीं जाएगा, आपके खाते में से अपने आप कट जाएगा। आपका बिजली का बिल खाते में तो अपने आप कट जाएगा, चाहे रेट कितना ही कर दो। प्राइवेट कंपनियों की अगर बिजली हो गई, पानी भी प्राइवेट कंपनियों का, बिजली भी प्राइवेट कंपनियों की, गैस भी प्राइवेट कंपनियों की, कंपनियां सारी प्राइवेट कंपनियों की, बैंक भी प्राइवेट कंपनियों का, तो आपके पास अपना कुछ नहीं। तो आपके बच्चों के पास क्या है? आप सोचोगे हमारे बालक पढ़ लिख के कुछ बड़े अफसर बन जाएंगे, और आप इन्हें पढ़ा लेते हैं। शहर में जितने मकान बना रखे ना, सारे लोन पे। पहली बात तो। दूसरी बात, इन सारा ने पूछांगे कि अब शहर में क्या था बैठे, गांव में क्यों नहीं बैठे? तो सबका एक ही जवाब है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बैठे। उस पढ़ाई में क्या है? याद करो, याद करो, रट्टे मारो, याद करो, पेपर दो, याद करो। अकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जो मास्टर ने कह दिया चुपचाप मानना, तड़की उठ कर लेकर सांझ तक गुलाम वाली जिंदगी जीनी, और याद करना बस, फालतू कुछ नहीं करना। और कुछ करा तो बैड बॉय, बैड गर्ल। गुड बच्चे क्या होंगे? अच्छे बच्चे कौन से होंगे? जो पूरी बात मानेंगे, जो अच्छे गुलाम होंगे। अब ये बच्चे जिंदगी में कुछ करना नहीं सीखे, ना डांगरा का काम करना सीखे, ना खेत का काम करना सीखे, ना समाज में उठ बैठ आई। तो इन्होंने फिर अचानक से इनको पेपर देने, इनको बोल दिया कि अब बता बेटा जिंदगी में क्या करना है। अगले ने पेपर देने के अलावा कुछ नहीं आंदा। अब पेपर दे के क्या कर सके है? सिर्फ नौकरी कर सके है। नौकरी का क्या हाल है कि सरकारी नौकरियां भी 90% खत्म हो ली हैं। आप सर्व कर्मचारी संघ में थे तो सारे डिपार्टमेंट से आपका वास्ता पड़ता होगा। सारे डिपार्टमेंट से आपको एक खबर मिलेगी, हर डिपार्टमेंट में पिछले 8 साल में रिटायरमेंट हुई है, भर्ती नहीं हुई है। उन रिटायर हुए लोगों को दोबारा से ज्वाइनिंग दे दी, आगे थोड़ी कम तनख्वाह में ठेके पे, लेकिन परमानेंट भर्ती कोई नहीं है। यहां तक कि आर्मी में भी परमानेंट भर्ती बंद कर दी इन्होंने, सब कुछ तबाह कर दिया। ये तो सरकारी डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूं, प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी 90% नौकरियां खत्म हो गई। अब जो हिसाब लगाओगे ना, अगर 1 लाख भर्तियों में अभी 6 भर्ती थी चपड़ासी की, 6 पोस्ट, उनके लिए 5000 फार्म आ रहे थे। हिसाब ला के देखा 0.1%। IAS की भर्ती हो, चपड़ासी की भर्ती हो, आपके मास्टरा की भर्ती हो, जितनी पोस्ट मिलती हैं उसका लगभग 100 गुना से ज्यादा आपको अभ्यर्थी मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? यदि आपका बच्चा पेपर दे के नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसमें पोस्ट 0.1% है। अब आप एक बात थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, मान लो आपके 1000 बालक हैं और 6 पोस्ट हैं, भर्ती 6 हैं। सिफारिश से लाओ, पेपर दे के लाओ, रुपये दे के लाओ, 6 तो फालतू ला सकोगे नहीं। 6 पोस्ट हैं तो 6 लाख सके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बच्चे का जो सक्सेस रेट है, सफलता का जो दर है, वो 0.1%। इसका मतलब 99.9% वो पक्का फेल होना तय है। ठीक है जी, बच्चे का फेलियर तय हो गया। शहर में रह करके आप अपने बच्चे को पूरी तरह से फेलियर बनाने लग रहे। आपने पेपर के अलावा कुछ और करवाया नहीं। अब सरकार आपको यह कहेगी आखिर में कि अब आपको अपने कर्जे की अदायगी करनी है। कर्जे की अदायगी करने के लिए आप चलोगे, आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जमींदार के पास जमीन नहीं बची, उसकी सारी जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। किसान की सारी जमीन गिरवी पड़ी है। ये जितने मकान हैं सारे के कागज बैंक पे पड़े हैं। ये जितनी गाड़ियां सारी लोन पे हैं, जितने ट्रैक्टर हैं खेत में सारे लोन पे हैं, सारा का सारा बीज लोन पे, सारा का सारा खाद दवाई जितनी आवे सारी लोन पे। यहां तक कि नौजवान बच्चे तो कपड़े भी लोन पे पहनते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, जो
क्रेडिट कार्ड का मतलब है बैंक से 50 दिन के लिए लोन लेना। अब लोन का खेल नहीं आवे समझ में आपको, लोन के लिए आपको थोड़ी बात समझनी पड़ेगी, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रुपये का खेल, रुपए का खेल। ये जो बच्चे हैं ना, इनसे अगर मैं पूछूंगा ना, मैंने एक जगह पूछ लिया, मैंने उन तन्यू पूछा भाई बच्चों ये क्या है, ये क्या है, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि ये 100 रुपये हैं। आप भी निवेदन दोगे, निवेदन दोगे ना 100 रुपये, निवेदन हो सारी दुनिया इन 100 रुपये का है। मैंने पूछ लिया 100 रुपये हैं ये, बोले हाँ, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ और लिख रहा है, इसके ऊपर तो लिख रहा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसके ऊपर लिख रहा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो मैं उसने पूछा कि अगर ये 100 रुपए होते तो इस पे इतना लिखा होता कि ये 100 रुपये हैं, लेकिन इस पे लिख रहा है मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं और नीचे गवर्नर के साइन। तो हम जब इसके चक्कर में गए, जब इसकी डिटेल में, तो हमने पता चला कि ये 100 रुपये नहीं है, यू 100 रुपया का नोट है। नोट में 100 रुपया में क्या फर्क है पता? नोट का मतलब पर्ची। जो कर आड़ती पे जाओ, आड़ती आपने 100 लीटर डीजल का नोट दे दे बना के जा और पेट्रोल पंप पे 100 लीटर डीजल ले ले। ये मान लो मेरे तो पर्ची दे ना 100 लीटर डीजल की, मनावा पर्ची दे दी गौरव तय, तो गौरव जाके गलवास के, गौरव दे दिया अंकल जी तय, अंकल जी जाके गलवास के 100 लीटर डीजल, जिस पे भी वह पर्ची है वो 100 लीटर डीजल ले सके। तो जिस पे भी यह पर्ची है वो जाके 100 रुपये ले सके बैंक पे। मारा चर्ज हो यार, यू 100 रुपये क्यों है भाई? फिर जय यू 100 का नोट है तो असली 100 रुपये के हैं फिर वह। तो हमने सरकार से चिट्ठी लिखी, हमने आरटीआई डाली और पूछा सरकार से 100 रुपये के हैं भाई मारे। सरकार ने कुछ दस्तावेज दिए हमारे को, कुछ आरटीआई में जवाब दिया। उस जवाब का निचोड़ यह है, कानूनी रूप से सच्चाई के तौर पे ये हमारे बुजुर्गों को मालूम है। आपने पता हो ना, आप तक कोई न्यू का नोट क्यों कर छपया करें, तो आपने हमारे बुजुर्गों ने बताया, मेरे दादा ने, कि सरकार ना उतने के बराबर का सोना रख लिया करे, लेकिन न्यू नहीं किसी ने बताया कितना रख लिया करे, करेंसी के बराबर में उतना सोना सुरक्षित रखती है। तो हमने जब सरकार से पूछा कि रुपया किसने क्या करें, तो सरकार ने अपने कागज में बताया 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। मारे तो होश, 1 रुपये का इतनी वैल्यू है? बोले हाँ। तो फिर इतना कर्जदार क्यों है यू देश, जिस पे 100 रुपये हो गए, उस दो रहे तो 70 ग्राम सोना हो गया, 7 तोड़े सोना होगा, आदमी गरीब क्यों कर हो गया जिस पे 100 रुपये हैं। तो इन्होंने पैसे की को डिवैल्यूएट करके इसको कमोडिटी बना दिया, सामान बना दिया, वस्तु के डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत ऐसा करने लग गए। तो लोगों ने, हमारी नई पीढ़ी ने सोच भी लिया कि सच्ची में ऐसा होगा, लेकिन भारत के संविधान में और पेपर करेंसी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर मारे थोड़ा और अंदर गए और खेल समझने की कोशिश करी कि यो खेल समझाओ भाई, यो कर्जे वाला खेल समझाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश का हर घर कर्जदार है? आज जितने लोग बैठे ना, सबके घर पे लोन है। एक एक बच्चा, एक तो असली ले रखा आपने जो बैंक पे ले रखा, एक सरकार ने ले रखा आपके नाम का, आपके आधार कार्ड इंग्लैंड में जमा करके, वह भी ले रखे उनने रुपये अमेरिका में जमा करके, वर्ल्ड बैंक दो रहा। तो मेरा फिर जब हमारी टीम में से इस खेल को समझने की कोशिश करी, तो हमने इसकी गहराई में जाने की कोशिश करी। 4 लाइन बताऊंगा जी, थोड़ा ध्यान से समझियो। मान लो मैं बैंक हूं और मेरे को नोट छापने की परमिशन है, और मैंने नोट छाप लिए 100 करोड़ रुपया के, 100 करोड़ के नोट छाप के, और मैंने लोन दे दिया, किसान को लोन बांट दिया। तो मैंने कितने पैसे लेने? जितने दिए उतने लेने। कितने दिए? 100 करोड़ लेने। कितने? मैंने खाते में लिख लिए कि मैंने इन पैसे लेने
100 करोड़। आप दो रखे हैं कितने टोटल? 100 करोड़। ये बैंक ने ब्याज भी लाना है, क्यों जी? बैंक ब्याज लाओगा। और बैंक की क्या खासियत है, जब बैंक के पास पहली किस्त आया करे, बैंक दोबारा से उसने लोन दे दिया करे, फिर दूसरी किस्त आया करे, उसने फिर लोन दे दिया करे, यानी कि वो ब्याज को दोबारा से लोन पे चढ़ाता रहा करे। तो क्या होगा कि वो ब्याज को मूलधन बनाता रहता है, तो चक्रवर्ती ब्याज लगता रहा, चक्रवर्ती। और बैंक का ब्याज लेने का रेट हुआ है लगभग 50%। 50% का मतलब क्या हो गया? अगर मैंने 100 करोड़ रुपया लोन बांटा था ना, तो 1 साल के बाद मैंने 50 करोड़ का ब्याज मिलेगा। मतलब मैंने कितना लेना आप पे तय? 150 करोड़। लेकिन मार्केट में कितना पड़ा? मार्केट में तो 100 करोड़ है। आपके रुपये ने अंडे थोड़ा दिए, मैं तो 100 के 100 ही रहूंगे। आप अपना सब्जी ले आने खातर 10 उस्त दे दोगे, अंडे ले आने खातर 10 उस्त दे दोगे, फिर और कुछ पिलसन ले आने खातर न्यू बांट दोगे उसने, लेकिन रवेगा तो वो 10 रुपया। तो 100 करोड़ तो 100 ही करोड़ है, लेकिन मैंने कागज में लिख लिया 150 करोड़। यानी कि ये जो 50 रुपये थे, 50 करोड़ था, ये हवा में बना लिया मैंने। ब्याज का रुपया असली रुपया नहीं होता, हवा में होता है, वो खाली लेना होगा, वो होंदा नहीं कितने भी, क्योंकि वो पैदावार तो ही नहीं। न्यू तो है नहीं, फसल बोई हो या मैंने मेहनत करी हो, तो सिर्फ बैठे बैठे हो गया। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पैसे वापस दो सारे, हाँ जी, तो कितने रुपये उल्टे आओगे? 150 कहां से आ जाएंगे यार? मार्केट में है ही नहीं 150। मार्केट में 100 करोड़ है। मैंने कहा मेरे पैसे दो, इनको बोला पैसे दो, दे दिए इतने हिस्से का। इंदौर थे नहीं तो इन्हें अगले पत्र लेके दे दिए, इंदौर अभी नहीं थे, इन्हें अगले पत्र लेके दे दिए। न्यू करके मेरे पास आ गए 100 करोड़, बच गए 50। वह तो आने ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, मार्केट में तो वह है नहीं। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक के पास और समाज के पास दो ऑप्शन बचे। या तो बैंक का रुपया मारेगी पब्लिक, वो 50 करोड़, या बैंक उस 50 करोड़ रुपया का जो सामान गिरवी पड़ा है उसने करेगी जब्त। या तो किसान की जमीन जब्त होगी, आपकी गाड़ी जब्त होगी, आपका मकान जब्त होगा, उसकी नीलामी होगी। नहीं तो आप कह दोगे कि तू आके दिखा, 50 करोड़ का गपला रहेगा। अब यहां अगर सरकार ताकतवर है तो बैंक जबरदस्ती 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए की वसूली करेगा, आपकी असली प्रॉपर्टी बेचकर। हवा का रुपया उसके बदले में आपकी असली प्रॉपर्टी ले जाएगा। समझे आप बात? हमने सरकार से पूछ लिया कि भाई भारत के अंदर असली रुपया और यो हवा का रुपया कितना है, न्यू बता दो एक बार। सरकार ने जवाब दिया 1:9 में है हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा। यानी कि 100 रुपया में तय 10 रुपये असली हैं और 90 रुपये हवा के। इसका मतलब जिस दिन बैंक डूबेगा उस दिन 90% लोग अपना कर्जा नहीं दे पाएंगे। 90% लोगों की जमीन, मकान, गाड़ी, घर, सोना, जिस पे भी लोन ले रखा है वो सारा का सारा जब्त होएगा। तो वो किसका हो जाएगा? बैंक का, सरकार का नहीं जी, बैंक का। क्योंकि हमने सरकार पे एक और चीज पता करी कि यह सरकारी है कि बैंक, तो पता चला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। और उस कंपनी का मालिक रॉथस्चाइल्ड वही है जो दुनिया भर के बैंकों का मालिक है। तो जब हमने इसका पता करा तो इसका मतलब यह होया कि इस देश का 90% आदमी की सामान का मालिक हो जाएगा बैंक। और बैंक का मालिक अगर होगा अडानी, कल ना बैंक अगर प्राइवेट हो जाएंगे और उसका मालिक अडानी हो जाएगा तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन? अडानी। और अडानी का मालिक कौन? शेयर मार्केट। मोदी तो उसका पालतू है, पालतू है उसका, अडानी का लोग नहीं, उसका पालतू है। मैं कह रहा था कि अगर अडानी के पास चली जाएगी प्रॉपर्टी तो अडानी का मालिक शेयर मार्केट,
क्योंकि शेयर मार्केट ने अभी अभी दिखाया ना कि हमारे पास कितनी ताकत है, तेरे को 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में नीचे बना देंगे। तो शेयर मार्केट कहां से चलती है? लंदन की वॉल स्ट्रीट से। इसका मतलब क्या हुआ, जिन अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, पूरी दुनिया पे राज करते थे, अब उन अंग्रेजों को राज करने के लिए भारत आने की जरूरत नहीं, श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं, किसी देश में लड़ाई करने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार करने की जरूरत नहीं। वो अपने कुत्ते छोड़ देगा इस देश में, और वो कुत्ते पालतू बनकर उनके लिए काम करते रहेंगे, और वो वहां से पैसा वहां भेजते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को यह भी नहीं पता, जो पैसा आपके लिए छापा गया था 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी मई में प्रधानमंत्री बना था, और सितंबर में इंग्लैंड को 200 टन सोना भेजा था अपनी ताजपोशी की रिश्वत, और 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर भेजा पैसा। पैसा नहीं, सोना। पैसा तो आपके पास है, कागज तो आपके पास है, सोना वहां है। पैसा आपके पास है, कागज आपके पास है, प्रॉपर्टी के कागज वहां है। असली प्रॉपर्टी या तो जमीन है खेतीबाड़ी, या मेटल है, धातु। और आज किसी के घर में धातु नहीं रह रही है जी, गाड़ियां में भी लोहा नहीं रह रहा, फाइबर है। लैटरिंग में बाल्टी नहीं है, प्लास्टिक के मग्गे हैं। डस्टबिन का नाम का लोहा कोई नहीं है, प्लास्टिक और फाइबर बचा हुआ है सिर्फ, लोहा नहीं है किसी के घर में। हथियार नहीं बना सकते आप लोहे का आइब। और उसके बाद आपके पास सोना चांदी नहीं है, जो अगर हमारी दादी और हमारे पुरखे जो है सोने चांदी में रहा अगर देव, तो गोल्ड पे लोन है सारे के, अगर दे देने टूमिन पे बिठा लाऊं थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ, जब सरकार को तीसरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा तो आपकी रोटी को बंद कर सकती है दोबारा से, और करने वाली है। बैंक डूबने वाले हैं, नई जो बीमारियां लाई जाएंगी नई नई तरीके की, उनके ऊपर आपको कहा जाएगा फिर से वही जो पहली बार कहा गया था कि मुंह ढको, लॉकडाउन लगाओ, 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलता। अभी आप लोगों को सुनाई देगा हीट वेव आने वाले टाइम में क्लाइमेट के नाम पर, कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है। एक बात बताओ, आपने एक चीज देखी हो, बालकपन में हम लोग वो लेंस लेकर, इतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा लेकर लेंस का, और कागज में आग ला दिया कर दे सूरज की रोशनी तय इकट्ठी करके, सूरज की रोशनी ने। अगर आसमान में हवा का दबाव बना के और गैस बना करके ऊपर अगर इसी तरह का कन्वेक्स लेंस बना दिया जाए, वैसा ही लेंस बड़ा सा, तो क्या वो सूरज की गर्मी तेज कर सकता है? जिस हिस्से पर पड़ेगा वहां आग लगा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। HAARP इसका नाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे समझ लेना। इस टाइम पे टेक्नोलॉजी बन चुकी है, ये जहां चाहे वहां बारिश ला सकते हैं, जहां चाहे वहां ओले पड़ सकते हैं, जहां चाहे वहां सूखा, जहां चाहे वहां तूफान, जहां चाहे वहां भूकंप, और जहां चाहे जितनी चाहे गर्मी। 2020 में जब पूरी दुनिया को लॉकडाउन लगा के घरों में कैद किया हुआ था, उस वक्त उन्होंने कनाडा के अंदर 500 आदमियों को मारा था हीट वेव से, और अखबारों में छपी थी। वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर एरिया में इतना टेम्परेचर बढ़ा देते थे कि उस एरिया में एंटर करते ही आदमी धाड़ाम से पड़ता था। तुम्हारा एक सवाल है, हाँ, थोड़ा सा हमारा निवेदन भी है, हमने इस टावर के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी देना। आपको इस टावर के विषय में अगर जानकारी लेनी है तो आपको 2 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। कि सबसे पहले आप डीसी को ज्ञापन दे दो, पूरे के पूरी रेजिडेंशियल एरिया से सिग्नेचर करा के, कि जब तक 5G के रेडिएशन का मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव, चाहे वो अच्छे प्रभाव हो चाहे वो दुष्प्रभाव हो, दूसरे जीवों पर होने वाले प्रभाव का जब तक रिजल्ट ना आए, सर्वे नहीं होता, जब तक रिसर्च नहीं होता, तब तक हमारे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर टावर नहीं लगेगा। आप सिर्फ इतना प्रस्ताव पास करके दे दो, और उस प्रस्ताव का नाम है, वो पहले दे चुके हैं, नहीं दे चुके हो आप, रिसर्च के बिना। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना कहा कि आप कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं, आपने ये कहा। आपके लोग ये कहेंगे कि दुष्प्रभाव हैं कि नहीं है, हमको पहले रिसर्च चाहिए इस पे। इंडिपेंडेंट एजेंसी रिसर्च करेगी,
वो हमको बताएगी। और इसके ऊपर तो हम लोग आपके साथ हैं, मतलब जितने पूरे हरियाणा के अंदर जो लोग हैं ना, आने वाले टाइम में ये सारे के सारे टावर पटने हैं, मतलब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बच्चे बर्बाद हो चुके हैं साहब। सिर्फ 5G नहीं, असली इंटरनेट ने भी बर्बाद कर रखे हैं। हर घर का बच्चा बर्बाद हो चुका है। उसके वीडियो, उसके मोबाइल पे कैसी कैसी वीडियो आ रही है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा बुरा हाल हो रखा है। तो ये तो माँ बाप को स्टेप उठाना ही पड़ेगा आखिर में। और अगर इस पर ताकत देनी हो अगर हमारे साथियों को, तो हम 23 तारीख में गोवाना इकट्ठा हो रहे हैं। 23 तारीख को, 23 मार्च को भगत सिंह की जयंती, वो है शहीदी दिवस है। हुसैनीवाड़ा में जो उसका यादगार स्थल है, जो इनका बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उसके ऊपर आज भी LPG गैस से जोत जलती है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर घी के दिए से मतलब घी की जोत जलाई जाए। तो हर घर से 2 चम्मच घी इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप लोग अपने इस एरिया से इकट्ठा करके अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके वहां पहुंचिए। अगर 5-7 गाड़ियां अगर वहां पहुंचती हैं आपकी, तो उससे क्या होगा, हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिलेगा। और कल को जब आपकी लड़ाई चालू होगी तो हम सारे आड़ा खड़े पाएंगे। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के साथी आएंगे वहां, पूरे हरियाणा से, बल्कि पंजाब से भी कुछ साथी आएंगे, छत्तीसगढ़ से भी आएंगे, बिहार से भी आएंगे। तो आप लोग यहां से, क्योंकि ये तो आखिर में तो आपको आना पड़ेगा। रोडवेज भी इसीलिए बर्बाद की जा रही है, BSNL भी इसलिए बर्बाद किया जा रहा है, सरकारी जितने डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पानी भी इसीलिए तोड़ा जा रहा है, किसान को भी इसलिए बर्बाद, सब कुछ बर्बाद इसलिए किया जा रहा है कि सारा कंट्रोल अडानी को देना है और अडानी का कंट्रोल ऊपर बैठा है। सिंपल है। रेलवे भी इसीलिए बेची है, सारा का सारा, सड़कें भी इसीलिए बेच दी हैं। आप एक चीज देखो, आपको अभी जाके किसी से पैसे मांग के दिखाओ, आप कर्जा लेके दिखाओ, कर्जा लेके बोलो उसको मेरे को 100 रुपए कर्जा दे दो, उधार बेशक दे दो, आपकी फेस वैल्यू पे दान बेशक दे दो, कर्जा नहीं देगा कोई आदमी 100 रुपए आपको, वो पहले कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा। तो 100 अरब रुपए क्या के नाम के दिए, क्या गिरवी रखा आपने, पूछा कभी किसी ने? नहीं पूछा। सड़कें गिरवी रखी, पहाड़ गिरवी रखे और आपके आधार कार्ड गिरवी रखे, मतलब आप गिरवी रखे हो उन्होंने। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, ये थोड़ा बड़े लेवल की बात है। हर संगठन अपने स्तर पे अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मतलब निजीकरण के विरोध में, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में, सारी लड़ाई। लेकिन ये बर्बादी का जो रास्ता है, इसके प्रति लोग जागरूक नहीं है। इसलिए नहीं जागरूक है क्योंकि उन सारे के सारे संगठनों की जिसकी आप बात कर रहे हो, हर संगठन में 20 संगठन है। रोडवेज में चले जाओ 13 यूनियन है साहब, मास्टरा में चले जाओ 17 यूनियन है, आंगनबाड़ी वर्करा में 23 यूनियन है। तो अब वो संगठन को मालूम ही नहीं है उसको लड़ाई क्या लड़नी। अब इसका है, मान लो जब तक इन लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, जो आप कह रहे हो ना, मैं इसमें मेरा एक वर्सन है, जैसी जो संगठन अपनी कैपेसिटी के आधार पर लड़ाई लड़ता है उसको उतना ही मिलता है, सरकार उतना ही देती है, उससे फालतू नहीं देती। ठीक है, उससे फालतू तो उसका ब्योंत नहीं लेने का। ठीक है, तो हमारा भी ये मानना है, मैं लोगों को यही समझाता हूँ, देखो जिस तरफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नहीं है कि मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अगर पास करके दे दिया तो हो गया। हाँ, जब हमारा विरोध होगा तो हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, कोई ताकत नहीं भैया। एग्जैक्टली। लेकिन लोगों को मोबाइल तरीके से उठा करके मतलब एक जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़े तो ये वाकई में बंद हो सकता है। बिल्कुल होगा जी, सारा बंद होगा। हम ऑलरेडी इसके ऊपर लड़न लाग रहे हैं। अगर आपने जो गौरवर की बात सुनी हो ना, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, इन्होंने जिस टाइम पे इस लॉकडाउन का विरोध किया था और ये भी कहा था कि लॉकडाउन लगाकर 5G के टावर लगाए जा रहे हैं, आप 5G के टावरों की उपयोगिता बता दो। अब क्योंकि पब्लिक को इन्होंने क्या किया, क्या परसेप्शन बनाया पब्लिक के अंदर कि नौजवान बच्चों के मुंह तन्यू कुआ दिया, अरे दुनिया में 6G चल रहा, 7G चल रहा है, 5G का विरोध लाग रहे करण, उसा करके जो पब्लिक का परसेप्शन नहीं बन पाया, क्योंकि कोई आदमी इस लड़ाई को फ्रंट में आके लीड नहीं कर पा रहा। आप लीड करो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे 100%, जितने साथी हैं सारे आपके साथ चलेंगे, आप एक कॉल दो और आपके साथ पहुंचाएंगे। भाई सबसे बड़ी बात तो मोबिलाइजेशन की है ना, आप मोबिलाइजेशन के लिए देखो, क्योंकि हर आदमी की अपनी लड़ाई, जैसे आपने बोल दिया, ठीक है, हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम कब लड़ेंगे? हम पूरे हरियाणा में एक साथ आवाज उठाएंगे। अभी आपने कैथल से शुरुआत कर दी है, हम आपके पीछे पीछे हैं, आप चालू करो, आप जहां जाओगे, जहां कॉल दोगे आप खड़े पाओगे, अपना पूरा संगठन खड़ा पाओगा, जितने भी संगठन हैं, और इस लड़ाई में आप लड़ लेंगे। और कल को जितना जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ चल रहा है, इससे भी लड़ना पड़ेगा। हमारी तरफ से, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम इस बात की क्षमा चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा एक तो शाम हो गई। ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप इसको या तो ये मत समझो, सिर्फ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने इन सारे बिंदुओं को एक बार समझ लिया, तो इसको सिर्फ इतना समझना है आपने कि कल को किसान दोबारा खड़ा होने वाला है, अपने को फिर उसकी आवाज बुलंद करनी है। कर्मचारी खड़ा होगा पक्का, हम सारे कर्मचारियों को एक सिरे पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे ये सरपंच हैं, मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा बस बता दूं, इस पे फिर खत्म करांगे। सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे, सरपंच इतने बोले हैं बेचारे, उनने बेरा ही नहीं उनकी गेल के होनाड़ा है। गांव के अंदर गांव की जमीन, अस्पताल की, श्यामलात की, बणी की, जोड़ की और स्कूल की जितनी जमीन पंचायत की होती थी या जमीन किसी ने दान कर रखी थी, हमारे पुरखे ने, वह जमीन उन्हें के नाम पड़ी थी। आज तक सरकार ने पिछले प्लान में वह सरकारी कर ली, सरकार के नाम कर ली, लॉकडाउन लगा के। उससे पहले भी सरकार के नाम इंतकाल हो चुका, ठीक है, सरकार ने वो अपने नाम कर ली। अब क्या हुआ, अब उन्होंने गांव की कल्चर को बर्बाद करने के लिए इजराइल की कंपनियों को हर गांव में स्थापित करना है, जहां ड्रोन से तो रक्षा होगी। ईब तो कल तो पुलिस वाले आए थे, कल न उड़ते ड्रोन आवेंगे बंदूक लेकर, न बना चुके हैं वो लोग। हमने तो पता है जी, हाँ, लोगों को बता, इसीलिए तो रहे ना पहले से कि अब गांव के अंदर क्या कह रही है इजराइल की कंपनी कि गांव का जोड़, उसकी खुदाई का ठेका इजराइल की कंपनी को देना है। उस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है इसका नाम, और इसके तहत बहुत से, अगर कोई देश में दुनिया में सुन रहा हो तो सुन लो भाई, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जिस भी तालाब के ऊपर एक बोर्ड लग चुका है जिसका नाम है अमृत सरोवर लिखा जा चुका है, वो समझो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत दिया जा चुका है पहले से ही, ठीक है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत वो जमीन, उस जमीन को खोदने का ठेका देंगे इजराइल की कंपनी को। वहां पे बाहर लगेंगी ऐसी इंटरलॉकिंग वाली टाइल, बड़ा बढ़िया घास, ओपन जिम, गांव के लोग बड़े खुश होंगे, बड़ी तरक्की कर दी, इतनी बढ़िया बढ़िया लाइट ला दी। ये ताश खेलन खातर नहीं बैठना पड़ेगा, यार आगे खेलेंगे दिन में पेड़े के नीचे बैठ के ताश खेलेंगे। थोड़े दिनों के बाद वहां मछली पालन होगा, फिर वहां झींगा पालन होगा। ईट एंड ड्रिंक के नाम से यह स्कीम है कि वहीं पर आप बाहर ठेका खोल सकते हो, वो कंपनी ठेका खोलेगी गांव में ही आपके बच्चों के लिए। वहां डांस पार्टियां होंगी, वहां नशे की पार्टियां होंगी, वहां डीजे की पार्टियां होंगी, और पूरे गांव की कल्चर को बर्बाद करके उसके बाद वहां झोंका जाएगा। आपकी भैंस पानी पीने चली जाएगी तो भैंस के कान पे फास्ट टैग लग रहा है, जो कर गाड़ी पे लग रहा है, टैक्स अपने आप कटेगा। तो आप ये समझियो कि वो जो ई टेंडरिंग का विरोध है ना, वो असल में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का विरोध होना चाहिए था, बिल्कुल कांटा मारना चाहिए। और यहां कहने लग रहे बोला 50 लाख तक का दे दो हमने कैपेसिटी, वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल की कंपनी भारत मान लग रही, उसका विरोध करना चाहिए उनने। तो ये सरकार ने मिट्टी गोली दे तो दीजिए, 5000 रुपये करती है, 5 लाख। ये सरपंचों के साथ भी खड़ा होना, रोडवेज के साथ भी खड़ा होना, टीचर्स के साथ स्कूल भी बचाने, जोड़ भी, जमीन भी सब बचानी है, देश और संविधान को भी बचाना। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। हाँ जी।